से पहले हमारे पास टॉपिक आता है यूनिट नंबर 1 से इंट्रोडक्शन पार्ट में से कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम बात करें कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है तो यहाँ बताया गया है एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, managing and growing a business to earn profit by taking risk and using innovation। यहाँ बताया गया है कि entrepreneurship का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक इंडिविजुअल जो है ना एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, फिर उसको मैनेज करता है और उसको ग्रो करता है ताकि वो उससे प्रॉफिट कमा सके। उसमें वो रिस्क भी लेता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पर्सन बिजनेस कर रहा होता है तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती कि जो बिजनेस है वो सक्सेस की ही रेट पे जाएगा। तो इसमें रिस्क भी होता है और इसमें वो इनोवेशन का भी यूज़ कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी प्रॉब्लम को एक काफ़ी नए तरीके से या फिर किसी भी चीज़ को बिल्कुल ही नए तरीके से सॉल्व करके लेके आता है। सो वो इसमें इनोवेशन का भी यूज़ कर रहा होता है। तो इस पूरी चीज़ को क्या कहा गया है? एंटरप्रेन्योरशिप। बात की जाए अगर एंटरप्रेन्योर की, तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई मतलब उसको ढूंढ लेता है। जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विस वो लेके आ रहा है लोगों के लिए, तो उसने एक नई अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करा, उसने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा। वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। वो रिसोर्सेज को भी ऑर्गेनाइज करता है, मतलब रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। रिसोर्सेज में चीज़ें आती हैं जैसे कि मनी। मनी सबसे इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं फैक्टर प्ले करती है जब हम बिज़नेस की बात करते हैं, क्योंकि बिना पैसे के कोई बिज़नेस चल नहीं सकता। मटीरियल, जो भी उस बिज़नेस से रिलेटेड मटेरियल की नीड होएगी उसको ऑर्गेनाइज करना एंड लोगों को ऑर्गेनाइज करना, बिकॉज पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो लोगों को भी ऑर्गेनाइज करना। टेक रिस्क, वो रिस्क भी उठाता है क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि सक्सेस होगा, लिखा हुआ है। ब्रिंग्स इनोवेशन, वो इनोवेशन भी लेके आता है। न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम उसे दिखी, उसने एक नया तरीका लेके आया, एक नया इंट्रोड्यूस करा तरीका जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और उसका एम क्या होता है कि वो उससे प्रॉफिट जनरेट कर सके। यही एंटरप्रेन्योरशिप है और यही इंसान है जिसको हम क्या कह रहे हैं? एंटरप्रेन्योर, जो ये सारे काम कर रहा है। बात करते हैं की एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की। की एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है इनोवेशन, मतलब डूइंग समथिंग न्यू और इन अ न्यू वे, ठीक है। इनोवेशन का क्या मतलब है कि आप कोई काम कर रहे हो तो आप कुछ नया काम कर रहे हो या उसको नए तरीके से कर रहे हो। फिर आता है रिस्क टेकिंग, फेसिंग अनसर्टेनिटी विद करेज। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि आप रिस्क टेकिंग करते हो। इसका मतलब है कि आपको जो भी आपका जो रिजल्ट आने वाला है ना वो बहुत अनसर्टेन होता है, ठीक है। फिर भी ना उसको करेज के साथ डील करते हो कि ठीक है, जैसा भी रिजल्ट आएगा आई एम अप टू इट, मैं करूँगा। फिर आता है विजन, हैविंग अ क्लियर गोल और ड्रीम। विजन, इसमें विजन भी रहता है कि आपका जो गोल है वो काफ़ी क्लियर होता है, आपका ड्रीम काफ़ी क्लियर होता है, आपको बात पता होता है आपको क्या करना है, कैसे करना है, दैट्स ऑल क्लियर टू यू। अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन, आइडेंटिफाइज गैप्स इन द मार्केट। मार्केट होती है उसमें कहीं ना कहीं गैप दिखती हैं, जो या तो एक पर्सन जो एंटरप्रेन्योर बन सकता है उस पर्सन को वो गैप दिखेगा। दैट मीन्स उसने उस अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज करा, तो उसने जो भी मार्केट में गैप था उसे आइडेंटिफाई करा। वैल्यू क्रिएशन, क्रिएटिंग समथिंग दैट बेनिफिट्स पीपल एंड अर्न्स मनी। मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसकी कुछ वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज़ मतलब वो बेनिफिट दे पा रहा है लोगों को और उससे आप पैसे भी कमा रहे हो। अब सीधा हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। जब हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की बात करते हैं तो सिंपल वे में अगर बात करें तो एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज द वे एंटरप्रेन्योर्स थिंक एंड एक्ट। ऑब्वियसली माइंडसेट, अगर हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की बात करेंगे तो क्या होगा? एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कि भाई वो कैसे सोचता है और कैसे उस पर एक्ट करता है। इसका मतलब है इट्स अबाउट बीइंग पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रह रहे हो, क्रिएटिव रह रहे हो और चैलेंजेस जो भी आ रहे हो उसको रेडी रह रहे हो लेने के लिए, ठीक है। दिस माइंडसेट हेल्प्स देम कीप गोइंग। ये जो माइंडसेट लेके चलते हैं ना एंटरप्रेन्योर की, जिसमें वो पॉजिटिव रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं और कोई भी चैलेंज आ रहा है उसके लिए वो रेडी है, हम ले लेंगे जो भी चैलेंज है, वी विल बी अप टू इट, ठीक है। ये माइंडसेट ना उनको हेल्प करता है कि भाई कितनी भी सिचुएशन टफ हो जाए वो स्टिल कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। मतलब क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट की। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास अपॉर्चुनिटी फोकस्ड, ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू चांसेस और आइडियाज़। ये लोग क्या करते हैं, हमेशा ना जो नए नए आइडियाज़ होते हैं उसके वो ढूंढ रहे होते हैं, उसकी ही सर्चिंग पे होते हैं, नए नए चांसेस की सर्चिंग पे होते हैं। मतलब ये अपॉर्चुनिटी फोकस्ड होते हैं, अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। इनके पास ना एक क्लियर प्लान होता है और उस क्लियर प्लान पे ही ये काम कर रहे होते हैं। रेजिलिएंट होते हैं, चाहे कितने भी फेलियर्स हो जाएं उसके बाद भी ना ये गिव अप नहीं करते हैं। ये इनोवेटिव होते हैं, ये ना डिफरेंटली ही सोचते हैं, कोई प्रॉब्लम को डिफरेंटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थिंग्स डिफरेंटली एंड सॉल्व प्रॉब्लम, अलग सोचते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड, प्लान्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये ना लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए प्लान करते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड, टेक्स इनिशिएटिव विदाउट वेटिंग फॉर अदर्स। देखो ये सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक इनिशिएटिव उठाते हैं, ये लोगों का वेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई और आके उस चीज़ को करेगा, यानी आपने खुद एक कदम उठाया, उस चीज़ पे एक्शन लिया, आपने उस चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए। दैट इज़ इंक्लूडेड इन सेल्फ मोटिवेशन। और ये रिस्क टॉलरेंट भी होते हैं, ये जो डिसीजंस है ये ले लेते हैं इवन व्हेन इन्हें ये भी नहीं पता होता कि रिजल्ट जो है अनसर्टेन है। मतलब रिस्क टॉलरेंट की बात करी जाए तो यहाँ बोला गया कैन टेक डिसीजंस इवन व्हेन द रिजल्ट इज अनसर्टेन। ये डिसीजंस तब भी ले लेते जब इन्हें ये भी नहीं पता होता कि इनका रिजल्ट क्या सक्सेस में ही आएगा या फिर फेलियर में आएगा। रिजल्ट अनसर्टेन होता है, स्टिल ये डिसीजंस लेते, दैट मीन्स ये रिस्क टॉलरेंट होते हैं, ये रिस्क लेते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर, कीप्स लर्निंग न्यू थिंग्स टू इम्प्रूव, ये ना अपनी लाइफ लॉन्ग ना लर्निंग करते रहते हैं। लाइक हर चीज़ को ये लर्न करते हैं, नई नई चीज़ों को लर्न करते हैं ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। बात की जाए अगर कि वाई इट मैटर्स, ये जो माइंडसेट है ना ये एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है कि जो भी फेलियर आ रहा है ना उसको पॉजिटिवली हैंडल करें, उस पर नेगेटिव ना हो, चेंज को एक्सेप्ट कर पाएँ, हमेशा मोटिवेटेड रहे अपने गोल के टुवर्ड्स। ठीक है, अपनी टीम को इफ़ेक्टिवली लीड कर सके और आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, लाइक कुछ डिफरेंट सोच सके। ठीक है, तो ये माइंडसेट इनको इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। अगर हम बात करें ट्रेड्स एंड या फिर क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तो ट्रेड्स चाहे मैं ट्रेड्स बोलूँ चाहे मैं क्वालिटीज़ बोलूँ, बात यही है कि एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ की बात करी जा रही है और ट्रेड्स की बात करी जा रही है कि वो इंसान कैसा है, क्या उसकी क्वालिटीज़ है, किस टाइप का है एंटरप्रेन्योर। ठीक, एंटरप्रेन्योर, सो दीज आर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। क्या है ये? उस इंसान की, जो हम एंटरप्रेन्योर की बात करें उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है, वो किस टाइप का है, या फिर हम उसकी हैबिट्स की बात करें जो कि किसी को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाता है। ठीक है, ये ट्रेड्स और क्वालिटीज़ की अगर हम बोला जाए कि ट्रेड्स या फिर क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर में बताया गया है, ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या फिर हैबिट्स होती हैं किसी, जो कि एक पर्सन को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। अब यहाँ बताया गया ट्रेड्स में क्या क्या आ रहा है। विजनरी, तो इन लोगों के पास ना एक ड्रीम होता है और एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। ड्रीम के साथ इनके पास एक लंबे समय का एक गोल होता है जिसको अचीव इन्हें करना होता है, इन्हें पता होता है इनका क्या गोल है, तो ये विजनरी होते हैं। ये रिस्क टेकर होते हैं, रेडी टू फेस लॉसेस टू अचीव सक्सेस। ये रेडी रहते हैं चाहे इनके पास लॉसेस ही क्यों ना आ रहे हो, ये सक्सेस को अचीव करने के लिए वो लॉसेस को भी फेस करने के लिए रेडी रहते हैं। इनोवेटिव, कम्स अप विथ न्यू आइडियाज़ एंड सोल्यूशन, ये नए आइडियाज़ के साथ और सोल्यूशंस के साथ आते हैं, तो ये इनोवेटिव भी होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये अपनी खुद की एबिलिटीज़ में बिलीव करते हैं, ये अपने आप में बिलीव करते हैं। लीडरशिप, कैन गाइड एंड इंस्पायर अ टीम, ये गाइड भी कर सकते हैं और टीम को इंस्पायर भी कर सकते हैं, इनके अंदर अच्छी लीडरशिप स्किल्स होती हैं। डिसीजन मेकर, टेक्स टाइमली एंड इफेक्टिव डिसीजंस, ये टाइम से और अच्छे डिसीजंस, इफ़ेक्टिव डिसीजंस लेते हैं, ये बहुत अच्छे डिसीजन मेकर भी होते हैं। परसिस्टेंट, ये हमेशा ट्राई करते रहते हैं चाहे कितने भी फेलियर्स हो जाए, फेलियर के बाद भी ये ट्राई करते रहते हैं, दैट्स वाई ये परसिस्टेंट होते हैं। अडेप्टेबल, एडजस्ट टू चेंजेस क्विकली, चेंजेस के साथ ये जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को चेंजेस के साथ।
हार्ड वर्किंग, ये अपना टाइम भी देते हैं, अपना एफर्ट भी देते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं और अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, गुड कम्युनिकेटर। ये आइडिया को क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं और लोगों को कन्विंस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, तभी कन्विंस भी कर पा रहे हैं। अगर एक एग्जाम्पल हम लिए यहाँ पे, तो इमेजिन करो, इमेजिन समवन स्टार्ट्स अ होममेड केक बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम। हम ये इमेजिन करें कि कोई एक पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, जिसने घर पे ही ना केक का बिजनेस स्टार्ट करा है इंस्टाग्राम पे, लाइक ऑनलाइन टाइप। उसने क्या देखा, दे सी एन अपॉर्चुनिटी, उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि जो लोग हैं ना वो होम बेक्ड केक्स को पसंद करें, ठीक है। तो उसने क्या करा, बेकिंग सीखी। उसने इसमें अब क्या बताया गया कि लाइफ लॉन्ग लर्नर की क्वालिटी आ गई। उसने इसे क्या करा, क्रिएटिवली प्रमोट किया। क्रिएटिवली से क्या कि इनोवेटिव आ गया, ये भी क्वालिटी आ गई। डील विद अदर्स ऑर्डर्स एंड डिलीवरी, इन्होंने ऑर्डर्स के साथ और डिलीवरी के साथ डील भी करा। अब इसमें क्या क्वालिटी आ गई, डिसीजन मेकर और हार्ड वर्किंग। मैनेज अप्स एंड डाउन्स को भी मैनेज किया, क्योंकि बिजनेस में ये होता रहता है। तो ये रेजिलियंट की क्वालिटीज़ के अंदर आ गई, अडेप्टेबल की क्वालिटीज़ के अंदर आ गई। और ये दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप इन रियल लाइफ। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का हमने पूरे एक एग्जाम्पल से समझा कि ये रियल लाइफ में कैसे अप्लाई हुआ, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या है, तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस रेफर्स टू द स्टेप बाय स्टेप जर्नी दैट एन एंटरप्रेन्योर फॉलोज टू स्टार्ट, रन एंड ग्रो अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस का मतलब ये है, ये एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। एक एक स्टेप लेके आप एक जर्नी कर रहे हो स्टार्ट, जिसमें एक एंटरप्रेन्योर क्या क्या फॉलो करता है, वो स्टार्ट करता है, फिर रन करता है, फिर अपने बिजनेस को क्या करता है, ग्रो करता है। आप ना इसको ऐसे सोचो जैसे कि आप एक ना ट्री प्लांट कर रहे हो, एक ट्री लगा रहे हो। तो आप सबसे पहले क्या, आपके पास एक आइडिया आता है, तो आप उसको क्या ले सकते हो, एज अ सीड, कि आपके पास एक सीड है, ठीक है, एक बीज है। प्रिपेयर द लैंड, अब आप ना उस लैंड को प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अब आप प्लानिंग कर रहे हो। अरेंज वाटर एंड टूल्स, अब वाटर और टूल्स में आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हो। देन यू प्लांटेड, अब आप पे जब रिसोर्सेज इकट्ठे हो गए हैं, तो अब आप बेसिकली उसको लॉन्च ही करोगे ना, आप उसे लगा ही दोगे। एंड फाइनली केयर फॉर इट टू ग्रो, अब आप उसकी क्या करोगे, केयर करोगे उसको ग्रो करने के लिए। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब वो जो बिज़नेस को आपने लॉन्च कर दिया, अब आप उसको मैनेज कर रहे हो, और चीज़ें मैनेज कर रहे हो, उसको एक्सपैंड कर रहे हो, आप उसको बढ़ाओगे भी। बिज़नेस सिर्फ एक ही जगह तो रखोगे नहीं। तो हमने एक छोटे से एग्जाम्पल में समझा। अब हम इसका स्टेप्स देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आइडिया जनरेशन। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, आइडिया जनरेशन। थिंक ऑफ अ न्यू बिजनेस आइडिया, प्रोडक्ट और सर्विस। आपके पास एक नया बिजनेस आइडिया आया, या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आइडिया आया, या कोई सर्विस से रिलेटेड आइडिया आया। इट शुड सॉल्व अ प्रॉब्लम और सेटिस्फाई अ नीड। आइडिया जनरेशन में क्या है कि जो भी आपके पास आइडिया आया है ना, वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, या किसी भी नीड जो ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई कर रहा हो। या तो अगर हम एग्जांपल ले, तो अब मोबाइल ऐप फॉर होम डिलीवर्ड ग्रॉसरीज, एक आपने मोबाइल ऐप बनाई, किसके लिए, कि जो ग्रॉसरीज ले रहे हो ना वो होम डिलीवरी हो जाए उसकी, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, फीजिबिलिटी स्टडी और एनालिसिस। हम इसे फीजिबिलिटी स्टडी भी कह सकते हैं, या फिर हम एनालिसिस का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ बताया गया है, चेक इफ़ द आइडिया इज़ प्रैक्टिकल, अफोर्डेबल एंड हैज़ अ मार्केट डिमांड। अब आप ना ये भी देखोगे कि आपके पास आइडिया तो आया, पर हम अब ये भी तो चेक करेंगे कि क्या आइडिया ये प्रैक्टिकल है, क्या ये इतना अफोर्डेबल है मेरे लिए, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। और सबसे मेन चीज़ कि इसकी मार्केट डिमांड कितनी है। अगर मैं कोई चीज़, कोई आइडिया ले ही आऊँ बेसिकली, बट भाई कोई डिमांड ही नहीं कर रहा उस चीज़ की, उस सर्विस की, या उस प्रोडक्ट की, तो क्या मेरा प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो मुझे ये सब चीज़ें भी आइडिया आने के बाद एक बार चेक तो करनी पड़ती हैं, है ना। एक बार क्या, ये चेक करने का ही पार्ट है। हम एनालाइज करेंगे, कॉस्ट भी एनालाइज करेंगे, क्योंकि कॉस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा तो चाहिए ही है। कंपटीशन भी देखेंगे कि लोग
इस चीज़ को ऑलरेडी कर तो नहीं रहे, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और लोग किस तरीके से दे रहे हैं, उनके कितने कस्टमर्स हैं, कस्टमर की नीड्स को देखना, लोग क्या मांग रहे हैं, और लीगल रूल्स भी देखना, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारी चीज़ के बीच में आ सकता है जब हम बिजनेस स्टार्ट करें, और अगर हम लीगल रूल्स के साथ कंप्लाई ना कर रहे हो तो ये भी हमारी मतलब प्रोसेस का एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे हम। अब थर्ड स्टेप पे हम आएंगे तो यहाँ है बिजनेस प्लान प्रिपरेशन। अब हम एक ना डिटेल्ड डॉक्यूमेंट लिखेंगे किसके रिगार्डिंग, कि भाई हमारा बिजनेस जो है वो क्या करेगा, ठीक है, ये मनी कैसे कमाएगा, ठीक है, क्या रिसोर्सेस इसको चाहिए, और इसको मैनेज कौन करेगा, ठीक है। ये ना चीज़ हेल्प करती है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में, और जो हम ऑपरेशंस करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उसको गाइड करने में, ठीक है, कैसे होगा काम। फोर्थ स्टेप पे जब हम आते हैं तो फोर्थ स्टेप है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब जब हमने सब चीज़ें लिख ही ली हैं कि क्या है, सब हमने प्लान तो करा है, अब चीज़ें भी लानी पड़ेंगी। अब हम रिसोर्सेज को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, जैसे कि मनी। मनी क्या है, कैपिटल, जो बिजनेस में इंपॉर्टेंट होती है, कैपिटल से ही बिजनेस चल रहा होता है। मशीनरी, टेक्नोलॉजी, मैन पावर एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उनसे काम कराना है। रॉ मटेरियल्स, सोर्सेस, पर्सनल सेविंग्स, बैंक लोन्स, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा, ये सारे ही रिसोर्सेज जो हैं हम कहीं ना कहीं इकट्ठे करेंगे। अब फिफ्थ में क्या है, लॉन्चिंग एंड एंटरप्राइज, स्टार्ट द बिजनेस ऑफिशियली। अब बिजनेस को हम स्टार्ट कर देंगे ऑफिशियली, क्योंकि हमने इसके प्रीवियस स्टेप में क्या पढ़ा कि हमने सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करा। जब हम रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लेंगे, जैसे हमने ट्री वाले एग्जांपल में पढ़ा था कि हमने सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लिया था, अब हम क्या करेंगे, अब प्लांट को लगाएंगे, लॉन्च करेंगे। ऐसे ही जब यहाँ पे रिसोर्सेज हम इन्हें इकट्ठे कर लिए हैं, नाउ वी विल स्टार्ट द बिजनेस ऑफिशियली, रजिस्टर द बिजनेस। बिजनेस को हम रजिस्टर कराएंगे, हम एक वर्क प्लेस सेटअप करेंगे, कहाँ पे काम करना है, ऑपरेशंस काम करना स्टार्ट करेंगे, बिगिन ऑपरेशंस, बिगिन सेलिंग योर प्रोडक्ट। जो अगर आपने कोई प्रोडक्ट का आइडिया लेके आए हो तो आप अपना प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट करोगे, या अगर सर्विस है तो सर्विस सेल करना स्टार्ट करोगे। सिक्स स्टेप है हमारा मैनेजिंग द एंटरप्राइज। तो हैंडल डे टू डे टास्क लाइक मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, फाइनेंसेस एंड टीम मैनेजमेंट। डे टू डे टास्क में क्या क्या आता है, जब आपका सारा बिजनेस सेटअप हो ही जाता है, आप सेल करना स्टार्ट कर दे, तो उसकी मार्केटिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। सेल्स, कस्टमर की सर्विस देखना, फाइनेंसेस देखना, टीम कैसे काम करेगी, ये सब डे टू डे टास्क में आता है, इनको भी मैनेज करना होगा इसके बाद, क्योंकि ये मैनेज नहीं होगा तो काम कैसे सही से चल पाएगा। सिर्फ सेल कर देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको उसको देखना भी पड़ेगा, उसका प्रोग्रेस कैसी जा रही है, लोगों को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, लोगों का फीडबैक लेना, बहुत चीज़ें होती है। मॉनिटर प्रोग्रेस, वही आप प्रोग्रेस मॉनिटर करोगे, एंड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, सॉल्व प्रॉब्लम्स। 7th पॉइंट में आ जाता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। स्टेबिलिटी के बाद जो है बिजनेस ग्रो करता है कैसे, नई मार्केट्स में रीच करके। आपने कहीं एक जगह पे जब से स्टार्ट किया होगा, देन आप अलग अलग जगह पे भी रीच करोगे, न्यू मार्केट्स में रीच करोगे। आप नए प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो, ब्रांचेस ओपन कर सकते हो, आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या है, जिससे हम अलग अलग जगह पे पहुंच पा रहे हैं, हमारी रीच कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो रही है। 7th पॉइंट के बाद ये खत्म हो जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं कि जैसे समवन स्टार्ट्स अ होम टिफिन सर्विस। किसी पर्सन ने क्या करा, एक होम टिफिन सर्विस स्टार्ट करी, ठीक है, कि घर का टिफिन आप सर्विस दे रहे हो। आप इसे एक आइडिया की तरह लो, जिसमें होम मेड फूड फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपने डिमांड चेक करी, आपने प्राइसिंग प्लान करा, आपने डिलीवरी भी प्लान करी, आपने यूटेंसिल्स खरीदे, आपने ग्रॉसरीज खरीदी, ठीक है, आपने ऑर्डर्स लेना स्टार्ट करे, आपने डिलीवरीज को मैनेज करा, आपने फीडबैक्स लिए, क्योंकि आपने स्टार्ट कर दिया एक तरीके से, आपने एक तरीके से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फिर आपने क्या करा, जब आपने डिलीवरीज मैनेज कर ली, फीडबैक्स ले लिए, अब आप लेटर इसको क्या करोगे, नियर बाय जो ऑफिसेज हैं, पीजीज हैं, उसमें भी एक्सपैंड करोगे। तो इसमें हमने पूरा क्या समझा, कि जो हमने एक प्रोसेस ऊपर देखा था वो इसमें समझा। अब हम सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट ना एक्सप्लेनेशंस है, मतलब
अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी ना एक्सप्लेनेशन दी हुई है थ्योरीज के ऊपर, अपने अपने एक तरीके से व्यू दे रखा है, अपना थॉट दे रखा है रिगार्डिंग दैट थ्योरी की क्या है वो थ्योरी ऑन वाई पीपल बिकम ऑन्टरप्रीनियर। और ये थ्योरी किस चीज़ के ऊपर है कि भाई जो ऑन्टरप्रीनियर्स है ना, मतलब लोग जो हैं वो ऑन्टरप्रीनियर क्यों बनते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उन्हें इन्फ्लुएंस करती है, ऐसे कौन से एक्शंस है जो उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो ऑन्टरप्रीनियर बन रहे हैं। हर थ्योरी ना एक अलग रीज़न को हाईलाइट करती है, जैसे कि इकोनॉमी, पर्सनालिटी, सोसाइटी और अपॉर्चुनिटी। जैसे हमने ये जो चार चीज़ें पढ़ी ना, इकोनॉमी, पर्सनालिटी, सोसाइटी और अपॉर्चुनिटी, यही चार थ्योरीज हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ थ्योरीज में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ऑन्टरप्रीनियरशिप। इसका मेन आइडिया क्या है कि ऑन्टरप्रीनियरशिप इंक्रीज हो रहा है where there is economic support like capital, demand, skilled labor and a supportive government। मतलब entrepreneurship increase हो जाएगा जब आपके पास इकोनॉमिक सपोर्ट होगा। इकोनॉमिक सपोर्ट में जैसे कि सब थोड़ी वैसी चीज़ आ रही है कि पैसे आपके पास, कैपिटल में मनी, आपका मनी का सपोर्ट अच्छा है, डिमांड अच्छी मिल रही है, लेबर भी अच्छी मिल रही है, गवर्नमेंट भी अच्छी मिल रही है, पर सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, आपके पास अच्छा खासा इकोनॉमिक सपोर्ट जब है तो ऑन्टरप्रीनियरशिप इंक्रीज हो जाएगी। इसमें फोकस क्या रहता है, प्रॉफिट पे फोकस रहता है, रिसोर्सेज पे फोकस रहता है, मार्केट कंडीशंस पे फोकस रहता है। इकोनॉमिस्ट हैं JB से, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर बैंक्स आपको बड़े आसान तरीके से लोन दे रहे हैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पैसा तो ईजिली मिल रहा है ना, और पैसे से ही बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। मेन हमें कैपिटल चाहिए, वी विल हैव कैपिटल वेरी इजीली। तो अगर हमें मिल जाएगी सो पीपल तो करेंगे ना स्टार्ट बिजनेस। सेकेंड थ्योरी है साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ऑन्टरप्रीनियरशिप। इसका मेन आइडिया क्या है, ये ना कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनर डिजायर्स होती है जो एक इंसान को ना धक्का मार के पुश करती है कि भाई तू एंटरप्रेन्योर बन। क्यों भाई? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल हम सुनते हैं ना तो साइकोलॉजिकल से थोड़ा फील आता है अच्छा अंदर की बात है ये। वो तो थी इकोनॉमिक की बात, इकोनॉमिक से हम समझ रहे थे भाई पैसे वाली बात हो रही है, जहाँ भाई अच्छा खासा मतलब अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। पर जब साइकोलॉजिकल की बात हो रही है तो अंदर की इच्छा है, विल पावर कह लो यार। तो ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जैसे बताया कि इंसान की ना खुद का ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये खुद के अंदर की डिज़ायर होती है, इच्छा होती है कि भाई अगर आप चाहते ही हो बनना, आपके अंदर से कुछ, एक तो आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसे हैं कि आपके अंदर स्किल्स अच्छी हैं, सारी एंटरप्रेन्योर से मैच कर रही है, तो आपका कहीं ना कहीं खुद से भी एक डिज़ायर आएगी कि यार मैं ना एंटरप्रेन्योर बन जाता हूँ। तो वही कि पर्सनल डिज़ायर और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक और इनर डिज़ायर्स, इसके की ट्रेट्स क्या है, इसके अंदर ना कहीं हाई नीड होती है, मतलब आपकी अच्छी खासी नीड होती है बड़ी, कि आपको अचीव करना है, कुछ अचीवमेंट की नीड होती है। आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाती है, या फिर इंडिपेंडेंस होती है, रिस्क टेकिंग इंडिपेंडेंस। इसके साइकोलॉजिस्ट कौन है, डेविड मैकक्लेलैंड। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ बोला गया एक पर्सन स्टार्ट्स अ स्टार्टअप, एक इंसान स्टार्टअप स्टार्ट करता है, क्यों? बिकॉज दे वांट टू प्रूव देयर एबिलिटी, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपनी एबिलिटी लोगों को प्रूव कर सके, मैं कर सकता हूँ, और वो कुछ नया कुछ नया बना के दिखाए, अंदर की एक ना डिज़ायर है, लाइक आई कैन डू इट। ठीक है, तो थर्ड थ्योरी पे बढ़ते हैं जो कि है सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब आप ना जब थ्योरी पढ़ोगे तो जो उसका नेम है ना, बेसिकली उसके नेम में ही ना कहीं आंसर छुपा है। ठीक है, तो जब हमने इकोनॉमिक पढ़ा तो इकोनॉमिक से हम क्या समझ रहे थे, पैसा। ठीक है, जब हमने साइकोलॉजिकल पढ़ा तो हम क्या समझ रहे थे, आपके अंदर से ही बातचीत चल रही है, साइकोलॉजिकल आप खुद ही हो, जो आप बनना चाह रहे हो आप खुद से बन रहे हो। जब हम सोशलिज्म की बात, सोशलॉजिकल थ्योरी की बात करेंगे तो इसका मेन आइडिया क्या है, सोसाइटी, कल्चर, जैसे कि आपका रिलीजन, फैमिली, कास्ट, एजुकेशन, ये जो है शेप कर रही है एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। तो ये डिपेंड करता है आप जिस रिलीजन से हो, या आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, या जो कास्ट या एजुकेशन, आपकी सोसाइटी बेसिकली अगर उस टाइप की होगी या उस चीज़ को प्रमोट करती होगी तो कहीं ना कहीं, और वैसे ही टाइप की होगी तो आपका बिहेवियर भी वैसा बनेगा, आपका एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर सेटअप होगा, तो कहीं ना कहीं आप फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहोगे। फोकस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे सोशल वैल्यूज़ पे फोकस है,
ट्रेडिशंस पे फोकस है, ग्रुप इन्फ्लुएंस पे। ग्रुप इन्फ्लुएंस वही कि ग्रुप इन्फ्लुएंस से आप पढ़ रहे हो। सोशल वैल्यूज़ मतलब आपकी सोसाइटी में बहुत ही वैल्यूएबल होता है अगर कि एंटरप्रेन्योर अगर कोई बन रहा है तो, है ना। ट्रेडिशंस वैसे बोल रहे हैं, सो वो चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है। सोशलॉजिस्ट कौन है इसके? मैक्स वेबर। एग्जाम्पल की बात करें तो इन सम कम्युनिटीज डूइंग बिजनेस इज सीन एज मोर रिस्पेक्टेबल देन डूइंग अ जॉब। कुछ कम्युनिटीज़ में ना ऐसा देखा जाता है कि बिजनेस अगर कोई इंसान कर रहा है ना तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्टेबल माना जाता है किसके कंपैरिजन में? जॉब के कंपैरिजन में। अगर कोई जॉब कर रहा है उसके कंपैरिजन में आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आएगा जो एक बिजनेसमैन है तो अलग ही रिस्पेक्ट है उसके लिए, भाई साहब बिजनेसमैन है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास थ्योरी है अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी, ठीक है। मेन आइडिया इसका क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट रिकग्नाइजिंग। एंटरप्रेन्योरशिप किस चीज़ के बारे में? कि इसमें तो यही है कि आप ढूंढते हो, आप समझते हो, रिकग्नाइज करते हो, समझते हो और यूज़ करते हो अपॉर्चुनिटीज़ को इन द मार्केट। आपने मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी को पहचाना, उसे ढूंढा, आइडेंटिफाई करा, अच्छा ये जो चीज़ है इस गैप को मैं फिल कर दूंगा, ये एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बन सकती है। उस अपॉर्चुनिटी को आपने उस मार्केट में यूज़ करा। अब इसके थिंकर कौन है? पीटर ड्रंकर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स एक्ट व्हेन दे सी अ गैप इन द मार्केट। एंटरप्रेन्योर्स ना तभी काम करते हैं जब उनको मार्केट में कोई गैप दिखता है। अगर आपको कोई दिक्कत दिखेगी मार्केट में, आप उसका एक सोल्यूशन लेके आ रहे हो, देन आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो बेसिकली, देन दैट अदर्स हैवंट सीन। तो यहाँ सिंपल सी लाइन में ये बोला गया कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो एक्ट करते हैं जब उन्हें मार्केट में गैप दिखता है जो कि दूसरों ने नहीं देखा होता, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग एन ऑनलाइन पेट सप्लाई स्टोर इन एन एरिया वेयर सच सर्विस डजंट एग्जिस्ट। सिंपल, आप एक ऑनलाइन पेट सप्लाई स्टोर, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन वे पे आप एक सप्लाई स्टोर जो है स्टार्ट कर रहे हो, किसका? पेट का। वो ऐसे एरिया में स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पे ऐसी सर्विस एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो जो चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं थी वो आप लेके आए, उससे क्या होगा? लोगों का बेनिफिट होगा। तो आपने क्या करा? आपने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखा, क्योंकि मार्केट में गैप था। गैप किस चीज़ का था? कि वहाँ पे ऐसी कोई सर्विस नहीं थी। उस गैप को आपने एज अ अपॉर्चुनिटी लिया, आपने उसको फुलफिल करा। यही है ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी। आपने अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी में मतलब आपने अपॉर्चुनिटी पकड़ के काम कर दिया। तो हमने 4 थ्योरीज पढ़ी। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने पढ़ी थी इकोनॉमिक थ्योरी, फिर हमने पढ़ी साइकोलॉजिकल थ्योरी, फिर हमने पढ़ी सोशोलॉजिकल थ्योरी, एंड देन लास्ट वी हैव स्टडीड अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी। हमारे पास 4 थ्योरीज थी, वी हैव डन दिस। अगर हम इनके कंपैरिजन पे जाएं, कंपैरिजन ऑफ थ्योरीज, तो इकोनॉमिक में क्या था? मनी, मार्केट और कैपिटल, ये पढ़ा था। इसके कौन वो थे जिन्होंने दी थी एक्सपर्ट? जेबी से। साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल में क्या था? पर्सनालिटी थी, मोटिवेशन थी, और इसके एक्सपर्ट कौन थे? डेविड मैकक्लेलैंड। सोशोलॉजिकल उसमें क्या था? सोसाइटी थी, कल्चर थे, इनके कौन थे हमारे एक्सपर्ट? मैक्स वेबर। अपॉर्चुनिटी बेस्ड में क्या था? मार्केट गैप्स थे, एक अच्छा खासा एग्जाम्पल दिया था उसमें। तो इनके कौन थे एक्सपर्ट? पीटर ड्रकर। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब क्या है? ऐसे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं अराइज होती है। व्हाट डज दिस मीन? दिस टॉपिक एक्सप्लेन्स वाई एंड हाउ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट, क्यों और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होती है इन अ पर्टिकुलर एरिया और कंट्री, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर कंट्री में। बहुत से ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो या तो हेल्प कर सकते हैं या तो किसी को स्टॉप कर सकते हैं क्या करने में? फ्रॉम बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। मेन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे पास फैक्टर होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आते हैं? दीज आर रिलेटेड टू मनी, मार्केट्स एंड रिसोर्सेज। इसमें पैसों से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि कैपिटल, money availability. If loans and investment options are easily available, more people will start businesses. अगर आपके पास लोन्स या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत ही आराम से आपको मिल जाते हैं तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली बात है, मनी की अवेलेबिलिटी अगर आप पे अच्छी होगी तो बिजनेस तो स्टार्ट होगा। सेकंड कंडीशन में क्या आता है? मार्केट कंडीशंस।
एक स्ट्रॉन्ग डिमांड किसी भी गुड्स के लिए या फिर सर्विसेज के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को ना इनकरेज करती है। अगर अच्छी डिमांड होगी तो भी कहीं ना कहीं इंसान मोटिवेट होगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहेगा। लेबर अवेलेबिलिटी, अगर आपके पास स्किल्ड लेबर्स या स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल हैं और गुड रेट पे, मतलब जितना आप दे सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे लेबर्स मिल रहे हैं, तो ये भी आपकी बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। फिर लास्ट क्या आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छी रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट जो है ना, ये भी कहीं ना अच्छी खासी हेल्प करता है एक बिजनेस को स्मूथली चलाने में, स्मूथली रन करने में। सेकंड फैक्टर में क्या आता है, सोशल फैक्टर्स। इकोनॉमिक में अगर इकोनॉमिक आता है तो वहाँ बात ही वहीं हो जाती है कि जहाँ पे पैसों की सबसे पहले कैपिटल की बात हो जाती है, जहाँ मार्केट कंडीशंस की बात हो जाती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल की बात करी जाए तो इसमें इन्वॉल्व क्या होती है, सोसाइटी, कल्चर और फैमिली का बैकग्राउंड। तो अगर कल्चरल वैल्यूज़ की बात करी जाए, इन सोसाइटीज़ वेयर बिजनेस इज़ रिस्पेक्टेड, ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पे बिजनेस को रिस्पेक्ट दी जाती है, वहाँ पे ज़्यादा लोग क्या है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, लोग उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, सोसाइटी में वो रिस्पेक्टेड फील करेंगे। फैमिली सपोर्ट, फैमिलीज ऐसी जो रिस्क टेकिंग को इनकरेज करती है कि भाई बेटा आप रिस्क लो, कोई बात नहीं, आपको बिजनेस करना है आप करो। और हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड सपोर्ट, अगर या तो उनके घर में ही जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके गार्जियंस हैं, वो बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वो भी सपोर्ट करें एंटरप्रेन्योरशिप को, तो उससे भी क्या होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट की जाती है। एंटरप्रेन्योर लोग बनना चाह रहे होते हैं। एजुकेशन एंड लिटरेसी, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स जो हैं वो अच्छे होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में, उनको समझने में, ढूंढने में और बिजनेस को मैनेज करने में। तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा होता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रमोट हो रही होती है। थर्ड फैक्टर की बात करें तो वो क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। दीज आर पर्सनल मोटिवेशंस एंड माइंडसेट ट्रेट्स। ये देखो, साइकोलॉजिकल मैंने बताया था, साइकोलॉजिकल जब बात होती है तो वहाँ पर्सनल कहीं ना कहीं आ जाता है। आपकी पर्सनल मोटिवेशन और माइंडसेट ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, कि आपका माइंडसेट की क्या क्वालिटीज़ हैं, आपका माइंडसेट किस अकॉर्डिंग चल रहा है, उसके क्या फीचर्स चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले आ जाता है नीड फॉर अचीवमेंट। आपको ना अचीवमेंट की ज़रूरत अंदर से होती है, मुझे कुछ अचीव करना है। जिनके ऐसे लोग जिनके पास स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि उनको किसी चीज़ में सक्सीड, उनको ना किसी चीज़ में बस आगे बढ़ना, सक्सीड करना है, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, दोज हु आर नॉट अफ्रेड ऑफ अनसर्टेनिटी, ऐसे लोग जो अनसर्टेनिटी से डरते नहीं है। मतलब अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या होता है कि आपको पता नहीं है आगे कैसा हो, क्या हो, सक्सेस हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, पर इस चीज़ से जो लोग नहीं डरते वो ज़्यादातर लाइकली टू स्टार्ट, वो ऐसे ही लोग होते हैं जो ज़्यादातर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिविटी एंड विजन, इनोवेटेड इनोवेटिव पीपल कैन कम अप विद जो इनोवेटिव लोग होते हैं ना, वो अच्छे आइडियाज़ के साथ, यूनिक आइडियाज़ के साथ आते हैं, ठीक है। तो इससे भी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है। फोर्थ टॉपिक अगर हम बात करें तो वो क्या है, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स जो हैं ये किससे रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट और इसकी पॉलिसीज से। सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें तो क्या है, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़। अगर आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सब्सिडीज़ का आप है, स्टार्टअप स्कीम्स जो कि मोटिवेट कर रहा है लोगों को कि वो बिजनेस स्टार्ट करें। मतलब आपको ऐसे टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, सब्सिडीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, स्टार्टअप स्कीम्स जो कि बिल्कुल ही बिल्कुल बिजनेसमैन या फिर ऐसा पर्सन जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उसके उसके बेनिफिट में ऐसी चीज़ें दी जा रही हों, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ हों, तो उससे भी क्या है, लोग मोटिवेट होकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लीगल एनवायरनमेंट, एक सिंपल और फेयर लीगल प्रोसेस आप मेक्स इट ईजियर टू रजिस्टर एंड रन बिजनेसेस। अगर आपने प्रोसेस इतना हेक्टिक नहीं रख रखा, गवर्नमेंट ने काफ़ी सिंपल और फेयर रख रखा है लीगल प्रोसेस, तो ये भी ना बहुत इजी बना देता है कि आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सको और बिजनेस को चला सको। तो इससे भी लोग क्या होंगे, प्रमोट होंगे और बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। फिफ्थ फैक्टर है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, एक्सेस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी। द लेटेस्ट टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स हेल्प एंटरप्रेन्योर्स इनोवेट एंड ग्रो फास्टर। आजकल जो लेटेस्ट टूल्स हैं, अच्छे खासे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स को क्या करते हैं, मदद करते हैं कि भाई वो इनोवेट कर पाएँ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाएँ। डिजिटल सपोर्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया, ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट्स रिड्यूस स्टार्टअप कॉस्ट।
जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल आ गए हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स वाली जो चीज़ें हैं, ये ना हमारे स्टार्टअप के कॉस्ट को भी काफ़ी हद तक कम कर देती है। तो डिजिटल सपोर्ट से भी हमारी जो है ये एंटरप्रेन्योर है, इसको प्रमोट किया जा रहा होता है। ठीक है, अब हम सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन इनोवेटर। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में एज एन इनोवेटर, एक इनोवेटर के वे में। ठीक है, तो ये चीज़ किस चीज़ के बारे में है? तो दिस टॉपिक फोकसेस ऑन हाउ एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स अ कंट्रीज इकोनॉमी डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन। ये जो टॉपिक है ना, इसका फोकस क्या है कि कैसे जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस जो है ना, कैसे हमारे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी की बात अगर हम कर रहे हैं तो वही कि इकोनॉमी से जहाँ पे पैसे से रिलेटेड बात हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे हेल्प कर रहा है इनोवेशन के थ्रू। किसके थ्रू? इनोवेशन। इनोवेशन हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को नए तरीके से सॉल्व करना है, किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, नया तरीका लेके आ रहे हो, इनोवेटिव वे से कर रहे हो, तो उस तरीके से कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है कंट्री की। तो इनोवेशन क्या है? की टू सक्स प्रोग्रेस है। इनोवेशन जो है की टू प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस के लिए हमारे पास एक चाबी है। Entrepreneurs introduce new ideas, methods and products. एंटरप्रेन्योर्स क्या लेके आते हैं? नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, नए मेथड्स लेके आते हैं, नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। दिस लीड्स टू, इससे क्या होता है? क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नए सर्विसेज आती हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम्स बाय ऑफरिंग न्यू सोल्यूशन। नए सोल्यूशन से वो कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसे सॉल्व कर देते हैं। एग्जाम्पल, जोमेटो एंड स्विगी चेंज द वे पीपल ऑर्डर फूड इन इंडिया। मतलब लोग पहले फूड कैसे ऑर्डर करते थे, पर अब कैसे कर रहे हैं। तो ये जो मतलब हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए या ऐसी सर्विसेज आई जैसे जोमेटो एंड स्विगी, इन्होंने बिल्कुल ही ना तरीका ही चेंज कर दिया। लोग किस तरीके से अब फूड ऑर्डर करते हैं। लाइक जोमेटो से क्या होता है, हम घर बैठे बैठे फूड ऑर्डर करते हैं और एक लिमिटेड टाइम में, लाइक इतना टाइम भी नहीं लगता, और हमारे डोर स्टेप पे ही हमें जो भी खाना होता है वो हमारे पास डिलीवर हो जाता है। ऐसे ही स्विगी हमें ऑप्शन देता है। तो इससे क्या है, इन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। तो नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज आई। सेकंड, efficient use of resource. Entrepreneurs find creative ways to use resources. Entrepreneurs क्या ढूंढते हैं? क्रिएटिव वेज ढूंढते हैं, अच्छे खासे वेज ढूंढते हैं जिससे वो रिसोर्सेज को यूज़ कर सके और वेस्ट कम कर सके। ठीक है, दे इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं किसी भी चीज़ की, और कॉस्ट को भी काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। वो अच्छे मतलब रिसोर्सेज का ना बहुत तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, वेस्ट कम कर रहे होते हैं, प्रोडक्टिविटी को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट। नए बिजनेसेस जब आते हैं, अगर मार्केट में कोई भी चीज़ नहीं आएगी तो उसके लिए वर्कर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को भी क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग भाग रहे होते हैं उनको क्या मिलता है? रोज़गार मिल जाता है। कोई भी नई कंपनी आएगी, कोई भी नई सर्विसेज आएगी, उसमें लोगों की ज़रूरत होगी, लोगों को काम मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट तो रिड्यूस हो रही है और ये इनकम को भी ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, एनकरेजिंग कंपटीशन। फोर्थ पॉइंट, इनोवेशन इंक्रीजेज मार्केट कंपटीशन। जब इनोवेशन होता है ना तो मार्केट जो कंपटीशन है, सॉरी, मार्केट कंपटीशन भी इससे बढ़ता है कहीं ना कहीं। विच लोअर्स प्राइसेस, जिससे क्या होता है? प्राइसेस कम होते हैं, क्योंकि भाई अलग अलग कंपनीज ना कंपटीशन में आ जाती है। जैसे जोमेटो स्विगी की ही बात कर लें तो कहीं ना कहीं ये सेम टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी हो जाते हैं उस टाइम पे। तो अब इनमें से कोई ना कोई अपने प्राइसेस को कम करेगा फॉर द कॉम्पिटिटर, ताकि कस्टमर्स उनके पास आए, इससे कस्टमर्स का फ़ायदा होता है, प्राइसेस लो होते हैं। इंक्रीजेस प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वालिटी इंक्रीज होती है प्रोडक्ट की। कस्टमर को ज़्यादा चॉइस मिल पाती है, ज़्यादा कंपनीज, ज़्यादा ऑफर्स, ज़्यादा चॉइसेस। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। इंसान मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को बीट करने के लिए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करेगी। इसमें कहीं ना कहीं क्या है? कंपटीशन भी एनकरेज हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। एंटरप्रेन्योर्स रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स बाय मेक इन इंडिया और लोकल सॉल्यूशंस। एंटरप्रेन्योर्स क्या है? जो डिपेंडेंस हम फॉरेन के प्रोडक्ट्स पे कर रहे होते हैं, कि उनके प्रोडक्ट्स पे कहीं ना कहीं डिपेंड हो रहे होते हैं, तो उन्होंने मेक इन इंडिया जैसी चीज़ें बनाई, लोकल सॉल्यूशंस लेके आए, ताकि जो डिपेंडेंस है उन पे वो कम हो सके।
एक्सपोर्ट प्रमोशन, न्यू 6 पॉइंट जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन, न्यू एंड यूनिक प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सपोर्टेड। मतलब एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, नए नए जो यूनिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इससे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, मतलब हम यहाँ से बाहर जब चीज़ों को भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास करेंसी आएगी, उनके पैसे आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है। एंड इम्प्रूविंग ट्रेड बैलेंस, और ट्रेड का बैलेंस भी इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है। 7 पॉइंट है रीजनल डेवलपमेंट। Entrepreneurs often set up in rural और सेमी अर्बन एरियाज। Entrepreneurs ज़्यादातर क्या करते हैं, या तो रूरल एरिया में या तो सेमी अर्बन एरिया में ना अपना सेटअप करते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, लोकल डेवलपमेंट भी होती है, क्योंकि जहाँ पे भी आपका फर्म सेटअप होगा वहाँ की रोड्स ऑटोमेटिकली सही करवा दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ के लोगों को जॉब्स भी मिल जाएगी जो लोकल एरिया में वहाँ रहते हैं, तो इससे लोकल डेवलपमेंट भी होगी। So the next topic we are going to study is generation of opportunities. ये टॉपिक में ये बताया गया है कि entrepreneurs are opportunity creators। entrepreneurs कौन होते हैं, जो अपॉर्चुनिटी को बना रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को बना रहे हैं। दे डू नॉट जस्ट वेट फॉर चांसेस। वो चांस का सिर्फ वेट नहीं कर रहे होते, वो उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड इवन क्रिएट, और यहाँ तक क्या करते हैं कि वो बना भी देते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। कैसे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करते हैं। पहला तो है मार्केट गैप्स एंड नीड। सबसे पहले वो क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स ये नोटिस करते हैं कि लोगों को चाहिए क्या, लोगों की वांट क्या है, नीड क्या है, जो कि उनको मिल नहीं रही है। एग्जाम्पल, अ लैक ऑफ अफोर्डेबल ऑनलाइन कोचिंग। अगर दिख रहा है कि भाई अच्छी का ऑनलाइन कोचिंग नहीं है, जो अफोर्डेबल ऑनलाइन कोचिंग नहीं है स्मॉल टाउन्स में, कैन बिकम अ स्टार्टअप आइडिया। ये एक स्टार्टअप आइडिया बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि ऑनलाइन कोचिंग है ही नहीं जो कि लोगों के लिए अफोर्डेबल भी हो, कि लोग उसको एटलीस्ट पे कर पाएँ, इतनी पेमेंट हो कि वो उसको अवेल कर पाए सर्विस को स्मॉल टाउन्स में। तो उन्होंने उसको क्या देखा कि एक गैप देखा मार्केट में, उसको एज अ नीड लिया, उसको अपॉर्चुनिटी समझा और बस बना दिया एक आइडिया। सेकंड हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। नई टेक्नोलॉजी जो है ना अलाउ करती है नए बिजनेसेस को। एग्जांपल, मोबाइल ऐप्स जैसे जैसे बढ़ी, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी, फूड डिलीवरी की, राइड शेयरिंग की, एक्सेट्रा। जैसे जैसे मोबाइल ऐप्स बढ़ती जा रही है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही हैं, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी निकल के आ रही है, लोगों के लिए आइडियाज़ भी निकल के आ रहे हैं, तो उससे बहुत बेनिफिट्स भी हो रहे हैं। थर्ड क्या है, चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स। एज सोसाइटी चेंजेस, जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, नई सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो हैं वो नीडेड हो रहे हैं, मतलब लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, लोगों को चाहिए नई सर्विसेज, नए प्रोडक्ट्स, सोसाइटी चेंज होती जा रही है। एग्जांपल, फिटनेस ऐप्स आ गई हैं, वेगन वीगन फूड, मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स, मतलब सोसाइटी बढ़ती चेंज होती जा रही है, लोगों को इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती जा रही हैं। फोर्थ है ग्लोबलाइजेशन। एंटरप्रेन्योर्स कैन नाउ सेल वर्ल्ड वाइड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड वाइड अब सामान अपना जो है सेल कर सकते हैं। एक्सपोर्टिंग, फ्रीलांसिंग एंड इंटरनेशनल ई कॉमर्स आर कॉमन। ये चीज़ें ना सारी कॉमन हो चुकी हैं। आप एक्सपोर्टिंग भी कर पा रहे हो, फ्रीलांसिंग मतलब खुद का काम आप कर रहे हो, आपको ये नहीं करना पड़ रहा कि ये कोई वैसा वर्क नहीं होता फ्रीलांसिंग में कि आप एम्प्लॉयमेंट बेस पे हो, तो इट्स अप टू यू। आप प्रोजेक्ट बेस पे काम करते हो, आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, आप उसे कंप्लीट करते हो, आप खुद के मालिक होते कहीं ना कहीं। ठीक है। इंटरनेशनल ई कॉमर्स बिजनेस चल रहा है, ये सारी चीज़ें आजकल कॉमन हो गई हैं, इसकी वजह से भी क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। फिफ्थ है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्टार्टअप स्कीम्स एंड सब्सिडीज़ क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। जो गवर्नमेंट की स्टार्टअप स्कीम्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, ये भी अपॉर्चुनिटीज़ बना रही हैं यूथ के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सिक्स्थ है क्राइसिस और प्रॉब्लम सिचुएशंस। इवन प्रॉब्लम्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। इवन ये भी देखा गया है, जो प्रॉब्लम्स भी होती है ना वो तक अपॉर्चुनिटीज़ बना देती है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोविड-19 के टाइम पे क्या था, बहुत से जो बिजनेसेस है वो स्टार्ट हुए थे, जैसे कि मास प्रोडक्शन। मास्क उस टाइम इतना नीडेड था, ऐसी चीज़ें इतनी नीडेड थी उस टाइम कि उस वो भी एज अ बिजनेस देखा गया। ऑनलाइन क्लासेस उस ड्यूरेशन में उसका इतना मतलब बढ़ गया,
यूज़ बढ़ गया, बिकॉज उस टाइम सारे लोग घर से ही सब ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज गोइंग फ्रॉम होम। तो सब चीज़ें जब घर से हो रही थी तो उस टाइम पे बहुत सी सारी चीज़ों में मतलब एक अपॉर्चुनिटी देखी गई, ठीक है। और एक सेकंड, रिजल्ट में क्या आया, एंटरप्रेन्योर्स नॉट ओनली मेक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देमसेल्व्स। एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ अपने लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बनाते, पर और क्या क्रिएट करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं और इनकम दूसरों के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारे पास, कंप्लीटिंग एंड सप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप कैसे इस चीज़ को बढ़ाता है, कंप्लीटिंग एंड सप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कंप्लीट और सप्लीमेंट कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो एंटरप्रेन्योर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट सपोर्टिव रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री की। कैसे, बाय फिलिंग गैप्स, गैप्स को फिल करके, प्रॉब्लम को सॉल्व करके, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करके। कैसे एंटरप्रेन्योर्स हेल्प करते हैं, पहला, यूटिलाइजेशन ऑफ आइडल रिसोर्सेज। आइडल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके, उनको यूज़ करके, दे यूज़ अनयूज लैंड, वो ऐसी लैंड को यूज़ करते हैं जो यूज़ नहीं हो रही, लेबर को यूज़ करते हैं या स्किल्स को यूज़ करते हैं ताकि वो कुछ प्रोडक्टिव बना सके, ठीक है। एग्जाम्पल, अ रूरल एंटरप्रेन्योर मे स्टार्ट अ क्राफ्ट यूनिट यूजिंग लोकल रॉ मटेरियल एंड लेबर। एक रूरल एंटरप्रेन्योर ना अपना स्टार्ट कर सकता है क्राफ्ट यूनिट, यूज़ क्या करके, जो लोकल रॉ मटेरियल है और लोकल लेबर है उसको यूज़ करके भी वो एक अपना स्टार्ट कर सकता है क्राफ्ट यूनिट। सेकंड है फिलिंग मार्केट गैप्स, वही मतलब सब चीज़ें ना कहीं तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो सब चीज़ें ना घूम फिर के आ रही हैं। आप देख रहे हो, हमने जैसे थ्योरीज में जो 4 चीज़ें पढ़ी थी वो हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग में भी आई थी, और कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हर जगह यूज़ हो रहे हैं। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप में है क्या, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप है ये प्रोसेस जिसमें एक पर्सन एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। वो बिज़नेस स्टार्ट करने वाला पर्सन अपॉर्चुनिटी ढूंढता है मार्केट में बेसिकली, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी किस किस तरीके से ढूंढता है, वो मार्केट गैप देख लेता है, कोई प्रॉब्लम दिखती है, उसका सोल्यूशन लाना ही एक आइडिया हो जाता है उसके लिए, ठीक है। उसके अंदर स्किल्स जो होती हैं वो उसको भी प्रमोट कहीं ना कहीं करती है, क्योंकि अगर एक इंसान जो बिज़नेस कर रहा है उसके अंदर कुछ स्किल्स भी तो होनी चाहिए ना बिज़नेस करने की, क्योंकि आप बिजनेसमैन बन रहे हो तो आपके ऊपर भी एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उसकी जो स्किल्स में हमारी आधी चीज़ें आ जाती हैं कि स्किल्स में जैसे लीडरशिप स्किल्स हो गई, और जो हमने बहुत सारे स्किल्स की बात करी थी वो सब इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, और हमने ओवरऑल सब चीज़ें उसमें लिंक हो जाती हैं। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वही कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, उसका सेकंड पॉइंट हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या, फिलिंग मार्केट गैप्स। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं दैट बिग इंडस्ट्रीज माइट इग्नोर, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती हैं जो शायद इग्नोर कर देती हैं, एंटरप्रेन्योर्स वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं। एग्जाम्पल, एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो है मे प्रोवाइड लो कॉस्ट सोप्स। वो क्या कर सकता है, लो कॉस्ट सोप, मतलब सोप बना रहा है विलेजेस के में, विलेजेस लोगों के लिए बना रहा है, वो लो कॉस्ट पे बना रहा है, ठीक है। अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी इस चीज़ पे इतना ध्यान ना दे, पर एक छोटे एंटरप्रेन्योर ने क्या करा, सोप्स बनाए जिसका उसने प्राइसिंग कम रखा और उसे विलेजेस में सप्लाई कर रहा है। थर्ड क्या है, लिंकेजेस विद बिग इंडस्ट्रीज। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल, छोटे एंटरप्रेन्योर्स क्या है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, टूल्स सर्विसेज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसको। दिस क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम फॉर बिग इंडस्ट्री, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। फोर्थ क्या है, encouraging ancillary industries. These are supporting industries like packaging, transportation, repair, etc. which grow around bigger industries. ये ऐसी supporting industries होती हैं ना, जैसे कि पैकेजिंग वाली हो गई, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, रिपेयर का हो गया, और बहुत सी चीज़ें जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ना अराउंड ही ग्रो कर रही होती हैं आसपास। फिफ्थ पॉइंट है रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो लोकल ऑल्टरनेटिव्स बनाते हैं टू फॉरेन गुड्स। अब जो चीज़ों की अगर यहाँ पे हमारे जो होम कंट्री है अगर उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, और वो उसकी डिपेंडेंस किस पे जा रही है, फॉरेन गुड्स पे, तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो अपने लोकल ऑल्टरनेटिव्स उसके अगेंस्ट बनाते हैं, मतलब अपने होम कंट्री में ही वो चीज़
को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी माइट जो डिपेंडेंस है वो फॉरेन कंट्री पे हो सकती है। तो उससे क्या है, लोकल ऑल्टरनेटिव लोगों को मिल जाता है, इम्पोर्ट्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब इम्पोर्ट्स की भाई बाहर से जो सामान हम मंगा रहे थे उसकी ज़रूरत कम पड़ने लगेगी लोगों को, तो रिड्यूस होंगे, इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे। सपोर्ट्स आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें क्या है, हम सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं, मतलब लोगों पे डिपेंड नहीं हो रहे, अपने लिए हम खुद काम कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, ऑन्टरप्रीनियर्स कंप्लीट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ऑन्टरप्रीनियर्स जो है हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं बाय रीचिंग एरियाज एंड सेक्टर्स दैट बिग इंडस्ट्रीज मे नॉट सर्व। कैसे, ऐसे एरियाज़ में पहुंच के, ऐसे सेक्टर्स में पहुंच के जहां जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो शायद ना पहुंच पाए, वो ना सर्व कर पाए, एंड सप्लीमेंट नेशनल ग्रोथ। और इससे वो क्या करते हैं, नेशनल ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है हमारे पास, ब्रिंगिंग अबाउट सोशल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ये कैसे एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स बिल्ड अ मोर स्टेबल, इक्वल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप ना मदद करता है कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है उसको स्टेबल, इक्वल, इंक्लूसिव बनाने में, स्पेशली बाय डेवलपिंग रूरल एंड बैकवर्ड रीजन्स। कैसे, ज़्यादातर वो रूरल जो एरियाज़ हैं और जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उसको डेवलप करके वो कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है उसको स्टेबल कर देते हैं। क्योंकि देखो अर्बन में तो काफ़ी लोग ध्यान दे ही रहे होते हैं, पर जहाँ ज़्यादातर बड़ी इंडस्ट्रीज़ का ध्यान नहीं जाता या जहाँ ज़्यादातर रीच नहीं जा पा रही होती है वो होता है रूरल एरिया या बैकवर्ड रीजन्स। ठीक है, तो वहाँ भी एंटरप्रेन्योर्स पहुँचते हैं और हमारी सोसाइटी को कहीं ना कहीं बहुत स्टेबल बना रहे होते हैं। हाउ एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग सोशल स्टेबिलिटी एंड रीजनल डेवलपमेंट। कैसे एंटरप्रेन्योर्स जो है सोशल स्टेबिलिटी बना रहे होते हैं, रीजनल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। फर्स्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज जो है ना वहाँ पे जो रोजगार है उसको देख के, देखो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस इन विलेजेस और स्मॉल टाउन्स। गांव के एरिया में या छोटे जो टाउन्स होते हैं वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, छोटा बिजनेस जैसे स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा, माइग्रेशन जो है वो कम होगा टू बिग सिटीज़। क्यों, क्योंकि जो लोग ज़्यादातर गांव के क्या होते हैं वो माइग्रेशन करते हैं, मतलब अपनी सिटी से दूसरी सिटी में मूव करते हैं। अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर मूव क्यों करते हैं, तो क्योंकि उनको अपने एरिया में, अपने रूरल एरिया में या अपने विलेज में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो लोग माइग्रेट करके सिटीज़ में जाते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो जब एंटरप्रेन्योर्स ऐसे एरियाज़ में, ऐसी जगहों पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लोगों को रोज़गार मिलता है, जिससे माइग्रेशन कम होता है और इससे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेशन हो ही रही है जो बेसिकली बताया। सेकेंड है लोकल वेल्थ क्रिएशन। एज बिजनेसेस ग्रो इन बैकवर्ड रीजन्स पीपल गेट जॉब्स एंड इनकम। वही जैसे ही बिजनेस जो है बैकवर्ड रीजन्स में जब ग्रो करेंगे तो वहाँ क्या है, लोगों को जॉब्स मिलेगी, लोगों को उससे पैसा मिलेगा। दिस बूस्ट लोकल परचेजिंग पावर। ये लोकल परचेजिंग पावर को भी बढ़ाता है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहाँ के लोगों का उसको भी इम्प्रूव कहीं ना कहीं करता है कि कैसे रहना वगैरह, ये सब इम्प्रूव होता है बिकॉज वहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट हट रही होती है कहीं ना कहीं। तो लोकल जो है वेल्थ क्रिएशन हो रही होती है, जो वहाँ पे नहीं हो पा रही होती वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने से ये बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। एंटरप्रेन्योर्स हेल्प पुअरर रीजन्स कैच अप विद डेवलप्ड वंस। एंटरप्रेन्योरशिप क्या हेल्प करता है, जो पुअरर मतलब गरीब रीजन्स होते हैं जहाँ इतना वो नहीं मतलब अभी डेवलपमेंट होता, तो वहाँ पे उन लोगों को डेवलप्ड वन, जो डेवलप्ड एरिया है उनके कैच में लेके आते हैं, उनके कंपैरिजन तक लेके आने की एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मदद करता है। कैसे, बिजनेस एक्टिविटीज़ को उन एरियाज़ में प्रमोट करके, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली वही है कि वहाँ पे बेसिकली कोई ऐसा बिजनेस चल नहीं रहा होता, ऐसी फर्म्स होती नहीं हैं। जब फर्म्स नहीं होंगी तो लोगों को बेसिकली काम नहीं मिलेगा। कोई चीज़ भी तो होनी चाहिए ना जहाँ पे लोग आएँ, अप्लाई करें एंड देन पीपल आर गेटिंग इनकम। उस चीज़ के लिए क्या कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्प करती है। फोर्थ है प्रोमोटिंग सोशल इक्वालिटी। एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेजेस वुमेन, SC ST एंड यूथ पार्टिसिपेशन, हेल्प्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स गेन रिस्पेक्ट एंड इनकम। देखो
वो सोशल इक्वालिटी को भी प्रमोट करती है। एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेज, वो ऐसे कोई भेदभाव नहीं बेसिकली कर रही है ना। जो भी फर्म्स होती हैं वो कहीं ना कहीं सबको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप सब आइए, सब इसमें पार्टिसिपेट करिए। यूथ पार्टिसिपेशन भी है, SC ST वाले भी, विमेन को भी वो इनकरेज कर रही हैं कि आइए। इससे क्या है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट मिलती है, उनको इनकम भी मिल रही है, वो काम कर रहे हैं। ऐसे मतलब जो ग्रुप्स जिनको इतना रिस्पेक्टेड नहीं दिया जा रहा, उनको भी रिस्पेक्ट मिल रही है। फिफ्थ क्या है, प्रोमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, रिड्यूस क्राइम। जब वहाँ रोज़गार है, इनकम है, इससे ना क्राइम कम होता है, ठीक है, वायलेंस कम होता है, अनरेस्ट, लोग इतने तंग वंग नहीं होंगे, आराम से रहेंगे। अ वर्किंग ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ मोर पीसफुल एंड प्रोडक्टिव। एक काम करने वाली, ग्रो करने वाली जो पॉपुलेशन होती है ना, वो ज़्यादा पीसफुल होती है, शांत रहती है और प्रोडक्टिव होती है, अच्छे से बढ़ रही होती है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक देखें तो, इफ़ अ यंग पर्सन स्टार्ट्स अ वीविंग बिजनेस इन अ रिमोट विलेज, मतलब एक यंग पर्सन, ठीक है, जवान इंसान क्या है, एक वीविंग बिजनेस स्टार्ट करता है, मतलब वो ये बुनने वाला काम जो है बिजनेस स्टार्ट करता है एक ऐसे रिमोट विलेज में, कोई गांव में, ठीक है। लोकल्स गेट्स जॉब। अब सारा काम तो बेसिकली एक बिजनेसमैन अकेले नहीं कर सकता, उसको लोग चाहिए, तो लोकल्स जो वहाँ के होंगे उनको जॉब मिलेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हमें मैन पावर तो चाहिए, ठीक है। क्राफ्ट्स गेट्स प्रमोटेड, वहाँ पे क्या होगा, क्राफ्ट जो होगा उसको भी प्रमोट किया जा रहा होगा। यूथ डोंट नीड टू मूव टू सिटीज़, उससे क्या होगा, यूथ को अब सिटीज़ में तो जाना नहीं पड़ेगा काम ढूंढने के लिए, क्योंकि वहाँ पे काम बेसिकली उन्हें मिल रहा है। द विलेज स्टार्ट्स डिवेलपिंग ग्रेजुअली, अब धीरे धीरे क्या होगा, जो गाँव होगा वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 1 ख़त्म हो जाता है।